उस टाइम वो मोहल्ले वालों के सामने फिर मुझे कहता है कि मैं तुम्हें जो है तलाक दूंगा। तलाक दी, उन्होंने मुझे मारा, सब ने मिल के मारा मुझे। मेरे हस्बैंड ने मेरे मुंह पे थूका, सारे मोहल्ले वाले भी देख रहे थे। उस टाइम यहाँ से गला फाड़ दिया मेरी सास ने। मैं अपने ऊपर चादर रख रही थी, मेरी सास ने वो चादर खींच ली और सबको आवाज़ें दे दे के बता रही थी कि इसको आके देखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, टीवी टुडे पे आप हमेशा देखते हैं कि किसी भी ख़ातून के साथ अगर कहीं पे जुल्म हो रहा होता है तो सबसे पहले हम वहां पर पहुंचते हैं और उनकी कहानी आपको ज़रूर सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नौरीन। नौरीन एक ऐसी ख़ातून है जिनकी अपने कज़न शाहिद के साथ शादी हुई और शादी के बाद उनको पता चला जो शख्स है मेरे मामू का बेटा है, ये नशेई है, नशा करता है। नशे के बाद वो उनको मारते भी थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे और फिर इसके बाद उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। 10 साल का अरसा नौरीन ने उनके साथ गुजारा। 3 इनके बच्चे हैं, तलाक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स इनको डराता है, धमकाता है और इनको तकलीफ़ देता है। ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चाहती हैं और लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहती हैं। नौरीन, मुझे ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई है शाहिद के साथ, आपको पता था कि ये शख्स जो है नशा करता है? नहीं, उस टाइम मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ये नशा करता है। मुझे शादी के बाद भी तकरीबन 1 साल बाद इस चीज़ का पता चला कि वो नशा करता है, क्योंकि पहले शुरू में मुझे इस चीज़ का नहीं पता चला। मैं गई हूँ, उसके बाद ये था कि मैं उसे पहले से इतना नहीं जानती थी, क्योंकि हमारे जो हुई थी शादी वट्टे सट्टे की हुई थी। अच्छा। तो इस वजह से मैं मतलब जिस तरह मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि शादी भाई तुम्हारे भाई का इससे रिश्ता हुआ है, तुम्हारा इससे हो गया, मैंने उसके बाद कोई फैमिली के आगे बात नहीं की। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि जब आपकी शादी हो गई फिर उसके बाद उस वक्त ठीक थे ये? उस टाइम अब मैंने तो मतलब कि पहले से जानती नहीं थी, तो मेरे सामने बिल्कुल खर्चा वगैरह करते थे? जी, खर्चा उस टाइम पे कर रहे थे, सही था, सारा निज़ाम सही था। बस ये था कि आके लड़ता था उस टाइम पे। जब तक मुझे इसके नशे का पता नहीं चला था, खाली लड़ता था। फिर मैंने इधर उधर से सुनना शुरू किया ये इस तरह के तुम्हारा शौहर नशा करता है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया किसी की बात पे। मार कुटाई शुरू हो गई? वो मेरे साथ मतलब लड़ता, मुझे मारता। फिर उसकी मुझे जेब से जब नशे वाली चीज़ें मिली, जब मैंने एक दफ़ा उसके मतलब मुंह से मुझे इस तरह शराब की बदबू आई, तो उस टाइम पे मैंने फिर मतलब उसके साथ लड़ाई। फिर मैंने कहा कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, हमारी बेटियां हैं, तो तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए नशा। इस वजह से हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बस नशे में क्या क्या चीज़ें लेते थे? नशे में वो चर्स का भी नशा करता था और वो शराब का भी करता था। अब कोई कहते हैं कि चर्स और शराब का इकट्ठे नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने कि उसने शराब का भी नशा किया और चर्स का भी किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर क्या हुआ? 10 साल आपने कैसे काटे उनके साथ? 10 साल मैंने बस हर टाइम खौफ ज़दा ही रहती थी। कभी मेरे घर में मेरे भाई जो थे वो भी अगर आ जाते तो मुझे खौफ ही पड़ा रहता था कि ये आएगा, इनके सामने मुझसे लड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी रूटीन ही इसी तरह की हुआ करती थी कि घर में उसने आना है, आके सबके सामने उसने, किसी के सामने वो ये नहीं सोचता था कि इसकी भी कोई इज़्ज़त है। हर किसी के सामने उसने मुझे बेइज्जत करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, ही उसका मामूल था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर क्या हुआ? तलाक कैसे हुई? तलाक भी जब इसी तरह मैं तो मतलब गुज़र बसर कर ही रही थी। अब मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने वहाँ से कहीं भी उसे छोड़ने का इस तरह का मेरा कोई ज़हन नहीं था कि मैं इसे कभी छोड़ूंगी, क्योंकि ज़ाहिर मेरी बेटियां थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं तो अब जो ज़िंदगी रह गई है मैंने यहाँ ही गुजारनी है। मगर फिर वो आया आके, तो उसने जिस दिन आखिरी हमारी जिस दिन तलाक हुई है, उस दिन वो आया आके, उसने इसी तरह मेरे साथ छोटी छोटी बातों से पहले लड़ाई शुरू की। लड़ाई शुरू करते करते मैं, हालांकि बिल्कुल कूल होके उसके लिए चाय बनाने लग गई, कुछ भी आगे से ना बोलूं। उसने लड़ाई करते 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 मतलब इतना कि वो गाली गलोच और जब मार पीठ पे आ गया वो, तो उस टाइम पे फिर मैं बाहर निकली, मेरे पीछे बाहर गया। वहाँ जब गली में उसने लड़ना शुरू किया, बाकी लोगों के दरवाजे भी खुल गए, देखना शुरू हो गए। अच्छा, मोहल्ले वाले सारे सामने आ गए। तो उस टाइम वो मोहल्ले वालों के सामने फिर मुझे कहता है कि मैं तुम्हें जो है तलाक दूंगा। उनके सामने उसने मुझे तलाक दी। इतनी में उसकी माँ और बहन भी आ गई। उसकी माँ और बहन भी उसके साथ मिलके, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा
कि शायद इसकी गलती है, शायद की गलती है, हम ना एक दफ़ा नौरीन से भी पूछ लें, शायद की गलती है। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं की, उन्होंने हमेशा अपने बेटे की साइड ली। मेरे ससुर ने नहीं, मेरी जो सास थी और उनकी जो बेटियां थी, उन्होंने हमेशा अपने बेटे, उसकी भाई की या बेटे की साइड ली। सर आपकी साइड लेते थे? ससुर मेरी साइड लेते भी थे और ससुर का कोई बस भी नहीं चलता था उनके साथ। आपके सगे मामू हैं? जी, वो मेरे मामू हैं। तो उनका बस भी नहीं चलता था वो, क्योंकि घर में फिर ज़्यादातर उन्हीं की, जो मेरी सास थी उनकी चलती थी। फिर इस तरह से हुआ कि जब उसने मुझे तलाक दी, वहाँ भी उन्होंने मुझे मारा, सब ने मिल के मारा मुझे। सब ने मिल के मारा। मेरी ये बाजू उसकी एक बेटी ने पकड़ा और ये मेरी सास ने पकड़ा बाजू, और इस तरह मेरा मुंह पकड़ के मेरे हस्बैंड ने मेरे मुंह पे थूका। सारे मोहल्ले वाले भी देख रहे थे उस टाइम पे, सारे लोग देख रहे थे। उसने मेरे मुंह पे थूका वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुझे जब तलाक दे दी उसने, मैं वहाँ से भागना शुरू हो गई। इस तरह मैंने कहा मैं आगे जा। बच्चे आपके उस वक्त वहीं पे मौजूद थे? उस टाइम मेरे एक छोटी बेटी जो मेरी थी वो सो रही थी, दूसरी ट्यूशन गई हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने उस टाइम में इस तरह ऐसे ही भागना शुरू हो गई कि थोड़ी दूर पहुंची। मैंने कहा मुझे इनसे कोई छुड़वाए तो सही में। वो मेरी सास गई, उसने मुझे फिर से पकड़ के एक और उसके साथ औरत की, उसने मेरा यहाँ से गला फाड़ दिया। मेरी सास ने मेरा जब गला उसने फाड़ा, मैं अपने ऊपर चादर रख रही थी, मेरी सास ने वो चादर खींच ली और सबको आवाज़ें दे दे के बता रही थी कि इसको आके देखो। इस तरह से उसने मेरी चादर वहाँ से खींच के सारे लोगों को खुद दावत दी कि आके इसको देखो। वो मंजर मेरे लिए इस तरह था कि अल्लाह ताला इस टाइम ज़मीन फट जाए और मैं इसमें चली जाऊँ। वो मंजर मैं आज तक भूल नहीं सकी हूँ। मैं जहाँ भी जो भी कर रही हूँ आज मैं, लेकिन वो चीज़ें जब भी मुझे याद आती है मेरी, उसी तरह से मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ अब भी हो रही है। जिस वक्त आप बाहर थी, आप अपना आप ढांप रही थी, बच्चे आपके घर में थे, उनको कैसे लिया आपने? उसके बाद जो है मैं वहाँ ही मतलब वो, क्योंकि उसने मुझे शाम को 5-6 बजे 4-5 बजे का टाइम हुआ होगा शायद, सर्दियाँ थी उस टाइम, फरवरी का महीना था। तो मैं मुजफ्फराबाद से हूँ, मैं गांव से मैं रहती हूँ, वहाँ से मेरी शादी इस्लामाबाद उनके घर हुई थी। तो मैं उस टाइम घर तो नहीं जा सकती थी। मैंने ऐसे थे आपके पास? नहीं, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे जो थे वो नंगे पाँव आए थे। तो आपको उन्होंने बच्चे लेके जाने दिए? मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं उस दिन फिर रात को मैंने मेरे मतलब कि वहाँ ही भाई और भाभी दूसरी जगह पे रह रहे थे, उनके पास मैंने रात गुजारी। तो रात को जिस टाइम तकरीबन 9-10 बजे मैंने उन्हें पहले कहती रही कि मुझे बच्चे दे दे, मैं उनके लिए उधर ही बैठी रही बच्चों के लिए कि मुझे बच्चे दे दे। 9-10 बजे उन्होंने फिर खुद ही मुझे बच्चे दिए, खुद के। उसकी माँ कहती कि इन छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा, जब बड़े होंगे तो हम ले आएंगे, थोड़े जब ये अपने आप को संभाल लेंगे हम ले आएंगे, अभी तुम इन्हें जाने तो, मुझसे इनको नहीं संभाला जाता। उस टाइम उसने मुझे बच्चे दे दिए, पकड़ाए उसने मुझे बच्चे मेरे नंगे पाँव उसी तरह आए। मैं उनको लेके उस रात अपने भाई और भाभी के घर रही और सुबह मैं निकल आई वहाँ से। मैं अम्मी के घर चली गई। वहाँ पे जाके मैं अम्मी को सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मेरे चेहरे पे निशान देके जो उन्होंने मुझे मारा हुआ था, मेरे पूरा जिस्म जो था, ये अभी भी मेरे जिस्म पे, ये उसने सिगरेट से मुझे जलाया था, ये अभी तक निशान है, ठीक है। मतलब आम हालात में भी आपको जलाता था? आम हालात में, ठीक है। और जब मैं अम्मी के घर पहुंची, अम्मी ने हमारी हालत देखी, नंगे पाँव मेरे बच्चे थे, इसी तरह मैं भी एक सूट बस उसी तरह का जो घर में पहना था उसी तरह मैं आ गई। उस टाइम अम्मी ने सबको बुलाया, सबको पूछा। ये खैर बाद में इस बात को, वो बात वहाँ ही ख़त्म होगी। उसके बाद फिर हमारा जो आप इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त करती रही? आप सिगरेट से भी जलाता था, मारता भी था, आपको नहीं लगता कि आप जुल्म में खुद शरीक थी? मैं जुल्म उसका बर्दाश्त करती रही, सिर्फ किस लिए बर्दाश्त करती रही, ये जो दर दर की ठोकरें मैं आज खा रही हूँ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझसे ये नौकरियाँ नहीं होनी थी। मुझे पता था कि मुझसे जाके नौकरियाँ नहीं होनी हैं। मैं अगर कहीं पे हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं वहाँ ही रहना चाहती थी। अब ये है कि अब मैं किस तरह से कर रही हूँ, मुझे अपने बच्चों से कम 10 से 12 घंटे दूर रहना पड़ता है। मैं उन्हें नहीं संभाल पाती हूँ। उसके लिए मुझे अम्मी को मैं साथ लेके आई हुई हूँ। इतना कुछ एक अकेली औरत से सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं मैनेज कर सकती। अब आप क्या काम करती हैं? अभी मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ।
वहाँ पे जॉब करती हूँ, 20-22 हज़ार मेरी सैलरी है। उसमें कैसे गुजारा करती हैं? भाई मेरे हैं, वो 3 भाई हैं मेरे, तो सब शादीशुदा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तीनों सपोर्ट करते हैं। आपकी शादी जो है वो वटा सटा हुई थी, तो फिर भाई के रिश्ते का क्या हुआ? भाई का रिश्ता, जब मैं घर में पहुंची, ब्रदर सारी बैठी, उसने यही फैसला किया कि इसको जो है वो इसकी बीवी को तलाक होगी, जो मेरी भाभी थी। मगर उस टाइम भी मैंने पहले भी ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि उस टाइम भी मैं कसम खा के कहती हूँ कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि उसकी जगह फिर मैं ही खड़ी हुई। मैंने कहा मेरे नसीब में जो था वो हो गया है, लेकिन अब मेरे नसीबों को इसके नसीबों से ना मिलाओ। मेरे नसीब में नहीं था, वहाँ रहना, मैं आ गई हूँ, अब इसे कोई इस तरह की बात ना करना। उस टाइम मैं ही अपनी ब्रदर, अपने बड़े बड़े सब। अभी भी वो आपकी भाभी हैं? जी, अभी भी वो मेरी भाभी है। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी जानिब से आपको किस किस्म की थ्रेट का सामना है? उसने जो है ना, मैंने इस तरह मीडिया पे और भी इंटरव्यूज़ दिए, तो उसने कोई इंटरव्यू देखा है मेरा, उसने मुझे कॉल करके यही कहा है कि तुमने अब मुझसे दुश्मनी ले ली। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब तुमने मुझसे दुश्मनी कर ली है, अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ करता, अब मैं तुमसे बच्चे छीन लूँगा। कोई अल्लाह का बंदा उसे ये पूछने वाला नहीं है, दूसरी शादी तुमने की है, हक महर मेरा तुम खा के बैठे हुए हो, जहेज़ मेरा तुम लेके बैठे हो, घर जो मैंने अम्मी से पैसे लेके बनाया है तुम लेके बैठे हुए हो, बच्चों को तुमने निकाल दिया है, मुझे तुमने घर से तलाक दे के निकाल दिया है, फिर भी मैं गलत हूँ। मैं तुमसे कोई चीज़ ना मांगूँ, मैं तुम्हें तरीके से कहती रही कि मुझे दे दो, मेरा हक है, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही, मेरा हक मुझे दे दो। अदालत में गई हूँ, वकील ने भी धोखा किया, सारे पैसे वो लेता रहा 8 महीने से, उसने मेरा केस कोई आगे नहीं चलाया। उसकी भी सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कोई हरासमेंट का आपको भी उनकी जानिब से सामना करना पड़ा? वकील की जानिब से? वकील की जानिब से भी उसने भी यही मुझे कहा है। उस दिन लास्ट टाइम उसकी भी यही कॉल आई, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आप जो आपने करना है, आप जो कर सकती हैं आप वो करें, मीडिया में जाएं, जहाँ पे मर्जी जाएं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अच्छा। और मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा निकाह नामा था, मेरा तलाक नामा था, मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट थे, वो सारे वकील ने ले लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई है? मैं कहाँ पे FIR दर्ज करवाऊँ? मैं 8 महीने से अदालत के चक्कर अकेली काटती रही हूँ। वकील मुझे रोज़ झूठ बोलता रहा कि आपकी तारीख है, खाली मेरी तारीखें होती रही, वो उस बंदे की कभी तारीख नहीं, तो उसको बुलाता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था केस का, मेरी तारीखें अकेले होते रही हैं। पहले तो वकील मुझे, बेटा मैं आपका केस ये इस तरह से लड़ूंगा, 1 महीने का भी केस नहीं है, बेटा मैं ये करूंगा, बेटा मैं वो करूँ। बाद में उसी वकील की टून ही चेंज हो गई कि वो पहले वो मुझे जो बेटा बेटा कह रहा था, बाद में वो मुझे मैडम कहना शुरू हो गया कि आप जो है, मतलब आपको लगता है कि पैसे खा लिए उसने दूसरी पार्टी? उसने अल्लाह जाने उनके साथ मिलके उसने कोई इस तरह की गेम की है, मुझे कोई इस चीज़ का पता नहीं। मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? वज़ीर आला पंजाब हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, किससे बात करना चाहती हैं? क्या पैगाम देना चाहती हैं? क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? मैं सबसे हाथ जोड़ के ये बात कहती हूँ कि कोई अगर मेरी आवाज़ सुन सकता है तो खुदा रा किसी से मेरा फ़ैसला करवाएं, जाके सारी वेरिफिकेशनें करवा के, मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ, सारी वेरिफिकेशनें करवा के मुझे मेरा हक़ लेके दे, मेरे बच्चों का हक़, मेरा हक़ मुझे लेके दे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ, मुझे मेरी चीज़ें मुझे लेके दे। नाज़रीन, आपने नौरीन की गुफ्तगू सुनी और नौरीन ने ये बताया कि वो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इतने घंटों के लिए अपने बच्चों से बाहर रहें, काम करें, और उसमें ये खौफ भी शामिल हो कि उनका हस्बैंड जो है, साबिका हस्बैंड, वो उनके बच्चों को उनसे छीन ले। तो वो चाहती हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, और जो उनके साथ वकील ने किया, उनके हस्बैंड ने किया, इस किस्म के उनको तशद्दुद से बचाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।